हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, जीके लूसेंट हिंदी में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी सेक्शंस की। और बायोलॉजी सेक्शंस में हम लोग बात कर रहे हैं आज कोशिका के मुख्य भाग की, जिसमें हमने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और सेंट्रोसोम। अब हम लोग बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतद्रव्यीय जालिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नली कावच जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतद्रव्यीय जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतद्रव्यीय जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे अंतद्रव्यीय जालिका के सतह पर या राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतद्रव्यीय जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतद्रव्यीय जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतद्रव्यीय जालिका कहते हैं। तो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण से सक्रिय भाग लेती है। उनमें खुरदरी अंतद्रव्यीय जालिका बहुतायात से मिलती है। चिकनी अंतद्रव्यीय जालिका प्राणियों से लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयड हार्मोन चिकने अंतद्रव्यीय जालिका में ही होते हैं। ईआर का मुख्य भाग कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचारण या ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम। सर्वप्रथम रॉबर्टसन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पैलेट ने 1853 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं, बल्कि हरित लवक, सूत्र कणिका एवं खुरदरी अंतःप्रदय जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर S यानी स्टेप गट्स इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोच रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। नोट: स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रदय जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। जब हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंटा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विघटन में द्वारा विभाजित होती है। नोट: डीएनए के केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। नेक्स्ट, गोल्गी बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉजी का है। इसकी खोज कैमिलो गैलूज कॉल्जी ने इटली नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संशोधित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है, तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्गी काय को हम कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम से निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है।
ग्लाइकोलाइजी या ग्लाइकोलाइपिड का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइजोम। इसकी खोज डी डूरवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण सर्ववेष्टन विधि द्वारा ग्लॉजी काय में होता है। लाइजोजाम में सभी प्रकार के जल अपघटीय एंजाइम जैसे हाइड्रोक्लोजेज, लाइपोएसेज, प्रोटेसेज व कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम हैं। इसे आत्मघाती थैली या सुसाइड वेसल भी कहा जाता है। नोट: स्तनधारियों के लाल रक्तकणियों में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लवक यानी प्लास्टिसिड यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, अवड़ी लवक और वड़ी लवक। हरित लवक यानी क्लोरोपास यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्ण रहित होता है। इसी को सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका को रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। नोट: पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। आवड़ी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों को कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। यह भोज्य पदार्थ को संग्रह करने वाला लवक है। सी वड़ी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के उदाहरण हैं टमाटर के लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। नोट: वनस्पति को पराबैंगनीकरणों के दुष्प्रभाव से बचने वाला वड़क है जिसको बोलते हैं फाइकोसोनियन। क्वेश्चन नंबर 10 पॉइंट: रसधानी या वॉक्यूलस यह कोशिका को निर्जीव रचना है जिसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। रसघानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनाप्लास्ट कहते हैं। अमोबा में संकुचनशील रसघानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। 11 केंद्रक यानी न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की और यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन का नाम फ्लेमिंग ने दिया था। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए या डीऑक्सी राइबोनुक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अपने मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, जैसे मानव के 23 जोड़ा और चिंपांजी के 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनाटा एक अर्धगुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों पर हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं। चूँकि ये 3 गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक कहा जाता है। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं। इसे केंद्रिका न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी मात्रा कुछ माइक्रोकाइंड्रिया तथा हरित लवक में मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्लाइक्यूनेलेट चेन यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड या फॉस्फेट।
न्यूक्लियोसाइड्स यानी शुगर बेस। क्षार, डीएनए में उपस्थित चार प्रकार के होते हैं। एडिनिन ए, गुआनिन जी, थाइमिन टी तथा साइटोसिन सी। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थियामिन से है और साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। ए बराबर टी और जी बराबर सी। 1953 में जे.डी. वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंतलित संरचना मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तावित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य, यह सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है और यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए का कार्य, यह सभी आनुवांशिक क्रियाओं के संचालन करता है और जीन इसकी इकाई है, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नोट: प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। आरएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस और थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए को समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। राइबोसोमल आरएनए यानी ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहाँ पर प्रोटीन बनता है। नोट: प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए या केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। डीएनए एवं आरएनए के मुख्य अंतर: डीएनए आरएनए, इसमें डीऑक्सीबोराइज शर्करा होती है और इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होते हैं और यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए में यह राइबोज शर्करा होती है और इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है और आरएनए में यह केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। अब हम लोग डिफरेंस समझते हैं। पादप और जंतु कोशिका के मुख्य अंतर क्या है। पादप कोशिका की जब बात करते हैं तो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं हो पाई जाती है। पादप कोशिका में लवक पाई जाती है जबकि इसमें लवक अनुपस्थित रहता है। इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है जबकि इसमें सेंट्रोस्ट्रोम पाया जाता है। यानी सेंट्रोसोम जो है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है जबकि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। और वैक्यूल्स इसमें बड़ी होती है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में वैक्यूल जो होती है छोटी होती है। इसका आकार लगभग आयताकार होता है, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। बात करते हैं कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन की। तो कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर चाउ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है: आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। आसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नील, हरित, शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वॉल्थेर फ्लेमिंग ने 1869 में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं: अंतर्वास्ता, पूर्वावस्था, मध्यावस्था या पश्चावस्था या अंत्यवस्था। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चता सबसे छोटी होती है, यह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन यानी मैसोसिस, फॉर्मर एंड मूरे ने कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को मैसोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजेमेन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है।
अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलीफेज 1। प्रोफेज 1 सबसे लंबी प्रावस्था होती है, जो कि 5 अपअवस्थाओं में पूरी होती है: लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन और डिप्लोटीन एवं डायनोसिस। लैप्टोनीन गुणसूत्र उलझे एवं पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमोनीटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित या डाइपॉइड होती है। जाइगोटीन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनते हैं, इसे सेपनेसिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्र के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए के संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। पैकेटीन प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्घ्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमेडेटों में बढ़ जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमेडेट बन जाते हैं। इनमें 2 मात्र तथा 2 पित्र क्रोमेडेट होते हैं। कभी कभी मात्र और पित्र क्रोमेडेट एक या एक से ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मात्र तथा पित्र क्रोमेडेट टूट जाते हैं और एक क्रोमेडेट का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेडेट के टूटे स्थान से जुड़ जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकेटीन की अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिबोन्यूक्लियस या एंजाइम भाग लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टिर क्रोमेडेट के बीच होता है। फोर्थ बात करते हैं डाइपोलोटीन की। समजात गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि वे कहीं एक दूसरे के एक्स से एक्स रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों पर काईएज़माटा कहते हैं। काईएज़माटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काईएज़माटा का अंतीयकरण हो जाता है। डायनोसिस केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका पेरेंट सेल में 4 सतत कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के अंतर। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है और अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन में द्वारा एक कोशिका के 2 कोशिकाएं बनती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती है, जबकि इसमें संतति कोशिकाओं में जनकों के भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है और इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। जैव विकास। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा आधिकारिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्यकी एवं रासायनिक, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लैमार्क, डार्विन, वेलेस, डी व्रेज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हें संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। वर्गीकरण के प्रमाण। तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। अवशोषी अंगों से प्रमाण। संयोजकता जंतुओं से प्रमाण। पूर्वजताओं से प्रमाण। छठा, तुलनात्मक ब्रह्मणी से प्रमाण। भौगोलिक वितरण से प्रमाण। तुलनात्मक शारीरिक एवं जीव रासायनिक से प्रमाण। आनुवांशिक से प्रमाण। पशुपालन से प्रमाण। रक्षात्मक या समरूपता से प्रमाण। जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। समजात अंग या होमोलोजियस ऑर्गन।
ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन के समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अंगली टांग, बिल्ली का पंजा व मनुष्य के हाथ का की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कॉर्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियाँ होती हैं। इनका भ्राणकीय विकास भी एक से ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लिपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए और घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। अब बात करते हैं समरूप अंग के बारे में। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित होने के कारण हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना व भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर के भित्ति के भंज द्वारा और पक्षियों के पंख की रचना इनके अपग्रादों पर परों द्वारा और चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अवशोषी अंग या वेस्टियल ऑर्गन, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव में इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है। अवशोषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पिना यानी कर्णपल्लव, त्वचा के बाल, बर्मीफॉर्म, एपेडिक्स आदि। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ और स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ। जीवाश्म अनेक ऐसे प्राचीन काल जीवों एवं पादपों में के अवशेष हैं जो हमारे पृथ्वी पर विद्यमान हैं, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए। भूपटल की चट्टानों से परिरक्षित मिलते हैं। उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जैव विकास के सिद्धांत में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्तर परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जोआलिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों के विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार के जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों को वंशगति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन का लंबा होना। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोटोलॉजी कहलाता है। सेकंड, डार्विनवाद। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन की पुरास विशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ने 1831 में वीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों के प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतर्जातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो